हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक दूसरे से एक वादा करते हैं दोस्तों। मेरा वादा यह है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक क्वालिटी कंटेंट लेके आऊंगा। आप मुझे वादा कीजिए कि आप ये वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो को अगर आपको लगता है अच्छा है तो शेयर भी करोगे आपके दोस्तों के साथ, एंड नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी क्लिक करके जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करोगे, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरा वादा मैं हमेशा पूरा करूंगा, आपका वादा पूरा पूरा करना नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए इस वीडियो में कुछ काफी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्टर्स, वैल्यूएशंस के, बिजनेस साइकिल के, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, सेंटिमेंट ये ओवरऑल कैसे चल रहा है मार्केट में, इसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा दोस्तों। तो अलग अलग पैरामीटर्स में पहले अगर हम कुछ पैरामीटर लेंगे तो वो है वैल्यूएशन का पैरामीटर। तो जैसे ही मैं वैल्यूएशन आप लोगों को बोलता हूं तो आपके दिमाग में पहला कौन सा रेशियो सामने आता है? सो ऑब्वियसली वो रेशियो होगा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कि भाई 1 रुपए के अर्निंग के लिए हम कितना रुपए दे रहे हैं। सो ओवरऑल ये जो इंडिकेटर है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये नॉर्मली ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अर्निंग्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बट इन कोविड सिचुएशन बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, जहां पे Q1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी खराब आ रहे हैं, एंड उसी की वजह से ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का पैरामीटर काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है विच इज अराउंड 11,000, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है दैट करेंटली इज गोइंग ऑन बिटवीन 30 to 31। तो अगर ट्रेडिशनली हम देखेंगे तो अराउंड 20 से 21 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रहे ट्रेलिंग 12 मंथ की ईपीएस के हिसाब से, बट नाउ इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 30 पी रेशियो। सो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, तो बट यहाँ पे बाकी जब मैं पैरामीटर्स पूरे समझाऊंगा आपको तो शायद आपको लगेगा कि ये इतना महंगा भी नहीं है, और वो क्यों नहीं है उसके बारे में भी जब हम कंक्लूड करेंगे वीडियो को तो वहां जानकारी जरूर दूंगा मैं आप लोगों को। नाउ ये पी रेशियो का तो पैरामीटर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर पैरामीटर जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाता है, वो है प्राइस टू बुक रेशियो। सो प्राइस टू बुक रेशियो मतलब अंडरलाइन अगर बिजनेस से सपोज पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है और अल्टीमेटली उनके जो एसेट्स है बुक पे जो है वो सेल करने को आए, तो एक्चुअली क्या प्राइस टू बुक रेशियो है ये समझ में आता है। तो यहां पे अगर ये प्राइस टू बुक रेशियो की मैं लेवल आपको बताऊं, सो दैट इज करेंटली 3.12, और अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो डेफिनेटली इट इज मोर देन एवरेज है, मतलब ऊपर चल रहा है ये, बट स्टिल 3.12 इज नॉट दैट अलार्मिंग कंपेयर टू द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विच वी आर करेंटली लुकिंग एट। सो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो ऑन एन एवरेज 2 से 3 के बीच में रहा है इंडियन कंपनीज का, तो उसके हिसाब से वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो यहां आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट हमारे मार्केट्स को निफ्टी 50 के बारे में मैं अगर बात कर रहा हूं तो दैट इज अराउंड 3.12, तो यहां पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने को कोई प्रॉब्लम नजर मुझे नहीं आता है। नाउ द थर्ड पैरामीटर जिसे वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी कहा जाता है, और वो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। ओवरऑल सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर हम इंक्लूड करते हैं, लिस्टेड कंपनीज है नॉट अनलिस्टेड कंपनीज, सो लिस्टेड कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, वो कंपनीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ये एक रेशियो देखा जाता है। करंटली अगर मैं देखूं तो अराउंड 77% पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ट्रेड कर रहा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूंगा इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर हिस्टोरिकल लेवल से मीडियन लेवल्स निकालेंगे हम, तो वहां पे इट इज हॉवरिंग बिटवीन 75 to 80%। सो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, ये रेशियो हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस के साथ डील कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजंस ये है, भले ही मार्केट आपको 52 वीक हाई से नीचे के लेवल्स पे नजर आ रहा है, बट जो डिनोमिनेटर है इस रेशियो में एंड दैट इज जीडीपी, वो इस साल गिरने वाला है। वर्स्ट केस सिनेरियोस द रेटिंग एजेंसीज हैव इंडिकेटेड द जीडीपी फॉल कुड बी बिटवीन 5 to 11%। अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग नंबर्स दिए हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कौन एनालिस्ट या फिर कौन फंड मैनेजर या रिसर्च एनालिस्ट है, उनका रिसर्च हेड है, उस टाइम उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसके हिसाब से ये इंडिकेशंस अलग अलग आ सकते हैं आई थिंक। बट वी कैन टेक दैट एवरेज 5 to 7% अगर होता है, सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर अगर नीचे गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ऊपर आ जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स थे ये वैल्यूएशन के पैरामीटर्स थे, जिसका हिस्टोरिकल लेवल एंड करंट लेवल का हमने आप लोगों को सिग्निफिकेंस दे दिया है। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पैरामीटर पे जाता हूं एंड दैट इज
द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिससे मैक्रो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, या फिर जीडीपी ग्रोथ कैसे चल रही है, या फिर यूएसडी एंड आईएनआर, दैट इज डॉलर वर्सेस रुपी का इक्वेशन कैसे चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड ब्रेंट क्रूड, क्योंकि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है हम, और मोस्ट ऑफ द डेफिसिट्स वी फेस इज बिकॉज ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स, तो वहां पे क्या सिनारियो नजर आ रहा है। तो अगर मैं आईआईपी के नंबर की बात करूंगा तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द आईआईपी नंबर्स हैव फॉलन। मई के अगर नंबर्स हम देखते हैं सो दे हैव फॉलन बाय क्लोज टू 35%। तो वहां पे वो फॉल एज एक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि जहां आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर सीधे सीधे 50-60% पे आ जाएगी तो देन प्रोडक्शन कहां से होगा, एंड दैट टू मेजरली अप्रैल एंड मई, अप्रैल पूरा मंथ एंड मई के अराउंड 14-15 जो डेज थे, वहां एक बहुत ही एक्सटेंसिव लॉकडाउन था, उस वजह से यहां पे ये आईआईपी का नंबर फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। जीडीपी, दो द नंबर्स आर नॉट आउट, but we will not be surprised, the fall will be quite sharp because overall year का fall हम expect कर रहे हैं 5 to 7% अगर, so definitely quarter 2, quarter 3 and quarter 4 will be much better compared to quarter 1, and that's why यहां पे ये जो नंबर है वो काफी निगेटिव आ सकता है। इवन अगर FY20 का जीडीपी ग्रोथ हम देखेंगे तो दैट वाज अराउंड 4.2%, और ये साल में अगर ओवरऑल GDP fall would be between 5 to 7%, so that we should not be surprised because of that. But now with the markets, what they are factoring in, they are not factoring in what is going to happen in FY21. They are more interested in what is going to happen in FY22, 23, 24, 25, and that's what discounting is. So this is a very flexible world. So these fund managers, these analysts, these money managers, they are free to have their own assumptions, and that's what we are seeing here, and that's how the world works. So you should not be surprised. Now the USD INR equation, currently we are trading between 74 and 75. अगर RBI ने यहाँ पे एफर्ट नहीं लिया होता तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स नीचे आया है फ्रॉम 102 टू 93, 94, व्हाट इज डॉलर इंडेक्स, ये जो डॉलर है उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज के साथ, तो उसको वेटेड एवरेज के हिसाब से डॉलर इंडेक्स क्या है वो बताया जाता है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है, इट मींस डॉलर इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड कंपेयर टू अदर करेंसीज, एंड इफ डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है सो इट मींस डॉलर इज गेटिंग अप्रिशिएटेड कंपेयर टू द अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां अगर हम देखेंगे फ्रॉम 102 टू 93, 94 के बीच में डॉलर इंडेक्स आया है, सो इसका मतलब वर्ल्ड मार्केट की जो करेंसीज है उसके कंपैरिजन में डॉलर गिरा है। बट फिर भी इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे सो वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिटवीन 74 टू 75। सो अगर आरबीआई ने यहां पे इंटरवेंशन नहीं किया होता, आरबीआई ने बहुत ज्यादा डॉलर्स बाय नहीं किए होते, सो वी आर नॉट सरप्राइज कि हम 70 रुपए पे देखते डॉलर को। इट मींस रुपये अप्रिशिएट होता, बट अगर रुपये अप्रिशिएट हो जाएगा तो वैसे ही अपना एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। सो वहां पे अगर एक्सपोर्टर्स से और ज्यादा वहां उनको तकलीफ हो जाती तो जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है नेगेटिव वो और ज्यादा होता। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ क्या होता है वो है ऑयल। सो ऑयल के इंपोर्ट्स में हमें बहुत प्रॉब्लम होता है, या फिर गोल्ड के इंपोर्ट्स में। तो यहाँ पे विद द फॉलिंग इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड गोल्ड हमने काफी ज्यादा अपना डेफिसिट कंट्रोल किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जहां पे होता था एक्चुअली Q1 में, तो वी आर इनटू करंट अकाउंट सरप्लस सिचुएशन। सो इट मींस our exports are more compared to our imports। ये कोई लॉन्ग टर्म अभी होगा ऐसा नजर नहीं आता। आई थिंक शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली हॉल्ट हो गई थी उसके चक्कर में इंपोर्ट्स कम हुए, एंड गोल्ड एज अ रिजर्व, बहुत सारा ये जो ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस था ये कोई एसेंशियल बिजनेस नहीं था, इसलिए ये बंद थे, तो उसकी वजह से भी एक डिमांड कम हुई है। ऊपर से प्राइस भी ऊपर गई है, उसकी वजह से भी डिमांड कम हुई है। एंड द थर्ड रीजन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इसका भी एक प्रेफरेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उस वजह से भी इंपोर्ट्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्ले आउट होती है और यूएसडी आईएनआर इक्वेशन पे उसका इंपैक्ट होता है। तो अभी आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से वी आर हावरिंग बिटवीन 74 एंड 75। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रेशर बना रहा है यूएस पे, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग की है, तो शायद थोड़ा प्रेशर डॉलर इंडेक्स पे बना रहेगा। वी डू नॉट फील कि बहुत ज्यादा डॉलर डिप्रिशिएट होगा यहां से।
सो बट स्टिल आई थिंक ये लेवल्स पे भी होवर करता रहा, तो दिस पर्टिकुलर लेवल will be their USD INR की around 74 to 75. We do not see any major hiccups in that situation currently. Let us all see, because ये situations काफी dynamic होती है, quarter on quarter ये change होती रहती है. Now Brent का अगर हम बात करेंगे, so Brent crude is trading between 40 to 45. I think this is a very comfortable level for India. दो ये जो oil के जो exporting countries, OPEC countries, उनके लिए ये it's not that good news. Even for US also it's not that गुड न्यूज, बिकॉज वहां पे भी शेल ऑयल जो है उसका प्राइस 50 के ऊपर रहेगा ही, तो ही वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है उन कंपनीज के लिए. तो वो चीज भी अभी होती हुई नजर नहीं आ रही है. बट आई थिंक इंडिया के लिए इट इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग आर fiscal deficit and current account deficit also, so that is a positive side. Now the next parameter is business cycle. So overall business cycle कैसे चल रही है, तो यहां पे हमने क्या करना चाहिए, दो चीजें. एक कि बैंक में जो लोन ग्रोथ, दैट इज द क्रेडिट ग्रोथ कैसे नजर आ रही है, तो यहां एज एक्सपेक्टेड द क्रेडिट ग्रोथ इज लिटिल म्यूटेड, सिंगल डिजिट में नजर आ रही है, विच इज अराउंड 5.8%. और इसका भी रीजन मुझे लगता है बिकॉज द वे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश अ लॉट ऑफ लोन स्कीम्स to revive the economy, and that's why the PSU banks are doing major thing. Private banks are completely on a kind of cautious mode. They are not expecting too much of a credit growth, and that's why currently the credit growth is around 5.8%. Some time will be required to revive all those things, because NPA का pressure बढ़ता हुआ नजर आ सकता है बैंक्स पे because of this moratorium period. So let us all see कि क्या निकलता है ये पंडोराज बॉक्स में से, कि एक्चुअली NPS कितने निकलेंगे फ्रॉम द मोरेटोरियम बुक. सो लेट अस ऑल वेट फॉर दैट, बट क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट दैट एनकरेजिंग. नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ बिजनेस साइकिल, एंड दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. ये क्या होता है कि भाई ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, इंडिया की इंडस्ट्री, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि भाई कितना प्रोडक्शन ये कर पाएगी. सो उसके हिसाब से हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है ये देखना बहुत जरूरी है. मतलब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंडस्ट्री की, बट दे आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 75-76. सो इट मींस द इंडस्ट्री इज वर्किंग एट 75% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. इन द क्वार्टर गॉन बाय, लाइक अप्रैल टू जून, इट वॉज वेरी बैड. बट अगर थोड़ा सा पुराना डेटा हम देखे लिखते हैं तो अराउंड 70% तक का ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, 60 to 70% का. रिसेंट क्वार्टर में तो बहुत नीचे गया था, बट आई थिंक अगेन विल गेट बैक दैट लेवल ऑफ 70% प्लस काइंड ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो लेट अस ऑल वेट what happens exactly. Now the next one is sentiments. So overall market के sentiments कैसे है उसको अगर हमें देखना है, तो एक चीज होती है हमेशा हम देखते हैं, and that is फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो लास्ट 12 मंथ्स में जहां पे मार्च मंथ का एक बहुत बड़ा आउटफ्लो हमने देखा है, क्लोज टू 60,000 करोड़ रुपीस का फ्रॉम दी स्टॉक मार्केट, तो वहां अगर 12 महीने का मैं रिव्यू लेता हूं, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन इज देयर, दैट इज 24,000 करोड़ रुपीस के ओवरऑल फ्लोज रहे एफआईआई से. 60,000 करोड़ रुपीस हमने आउटफ्लो देखा. इट मींस ओवरऑल फ्लो वाज 84,000, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपीस का फ्लो सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ में हुआ था. सो दैट वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज दिस कोविड सिचुएशन नोबडी वाज श्योर कि क्या यहां पे करना चाहिए. यहां 24,000 करोड़ रुपीस का इनफ्लो इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज अदर इमर्जिंग मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूं, वहां से कंप्लीटली नेट आउटफ्लोज नजर आ रहे. सो विजाविज एटलीस्ट 3 to 3.5 बिलियन डॉलर के नेट पॉजिटिव एफआईआई फ्लोज हमने इंडिया में देखे हैं. एंड नाउ विद द न्यू क्वांटिटेटिव ईजिंग विच इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड द फ्रेश फंड्स आर गोइंग टू कम इन इंडिया टू. दो मॉर्गन स्टैनले एंड फुट्सी रसेल ने जो वेटेजेस चेंज किए थे इंडिया के, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किए हैं. उसकी वजह से एक पैसिव एंड एक्टिव फ्लो ऑफ क्लोज टू 10 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड था, जो अभी तक नहीं आया है. अगर वो इंडिकेशंस वापस आ जाते हैं, वो एक्शंस वो लेते हैं टू इंप्रूव द परसेंटेज ऑफ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का जो वेटेज है उसका अगर इंक्रीज होता है, सो डेफिनेटली दैट passive and active flow of close to $10 billion will be very beneficial for Indian stock markets. So let us all wait whether it happens or not. Now ये सेंटिमेंट में FIS का फ्लो तो हमने देख लिया. इवन DIS की फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस का मंथली SIP फ्लो अभी भी कंटिन्यू है. ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट इतना फॉल होने के बाद, इतनी वॉलेटिलिटी देखने के बावजूद, हार्डली 7 से 8% का नेट SIP का फ्लो एक्चुअली डाउन हुआ है, विच इज नॉट दैट अ केस ऑफ वरी.
Plus, there are some commitments from EPFO, like 15% of the new flows which EPFO is getting. तो वो पैसा भी मार्केट में आना चाहिए. इंडेक्स में आता है मेजरली, वो निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में, तो वो लार्ज कैप साइड में आता रहेगा. LIC का भी फ्लो आता रहता है. देन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वालों का भी पैसा है. नाउ द न्यू ब्रीड ऑफ Robinhood इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो देयर. दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मार्केट फ्लोज. तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो सेंटिमेंट वाइज थिंग्स आर इंप्रूविंग. दैट्स व्हाट आई कैन से. नाउ अगर रिटर्न्स पैरामीटर पे हम बात करते हैं या फिर अर्निंग्स की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं निफ्टी 50 पे ही स्टिक रहूंगा, तो लास्ट 1 ईयर में निफ्टी के जो रिटर्न्स है वो फ्लैट है, मतलब -1%, -2% के रिटर्न्स है निफ्टी के. 2 साल के रिटर्न्स में अगर देखूंगा तो अराउंड 1.5% के निगेटिव रिटर्न्स है. 3 साल के रिटर्न्स में देखता हूं तो 3.2% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, अराउंड 3%. ऑल दीज नंबर्स आर CAGR नंबर्स, सो नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर मैं रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं. नॉर्मली रेयर व्यू ड्राइविंग जो बोलते हैं हम कि पिछले रिटर्न्स देखो उसके कैसे है, उसके हिसाब से हम जब बात करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग डिसहार्टन हो रहे हैं और उस वजह से मतलब बहुत ज्यादा डिबेट्स भी चल रहे कि नहीं इक्विटी में रिटर्न्स ही नहीं आते. देखिए आप निफ्टी के रिटर्न्स क्या है 1 साल 2 साल 3 साल के, तो ये एक्चुअली हुआ क्यों है, इसके बारे में अगर एनालाइज करेंगे तो जो EPS की ग्रोथ है निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उसकी EPS की ग्रोथ में अगर बात करेंगे लास्ट 1 ईयर में एक्चुअली EPS ग्रोथ तो रही नहीं. 11% से EPS हैज गॉन डाउन, मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन डाउन ऑन एन एवरेज, वेटेड एवरेज अगर हम निफ्टी 50 का देखते हैं तो. सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइड. इवन 2 साल या 3 साल में भी बात करूंगा, सो 2 साल में EPS ग्रोथ इज निगेटिव -4.2%. 3 साल में भी फ्लैट है, मतलब EPS ग्रोथ ही नहीं, मतलब 3 साल पहले जो EPS था निफ्टी 50 का वही EPS आज भी है. तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जब हम लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस इतना खराब देखते हैं, इट मींस द बेस इफेक्ट इज वेरी गुड फॉर द ग्रोथ अगर वापस आ जाती है तो ये चीज इसीलिए देखना जरूरी है कि आप रेयर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चलाओगे तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट हार्मफुल फॉर योर पोर्टफोलियोज. तो ये बिल्कुल और बिल्कुल हमने नहीं करना चाहिए. और एक इंडिकेटर होता है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज yield. तो currently the government securities yield is trading at 5.84%. और इसका हमेशा एक कंपैरिजन आप लोगों ने देखना चाहिए और वो है यूएस की जीसेक यील्ड, 10 ईयर की जीसेक यील्ड क्या परफॉर्म कर रही है. सो दैट इज ट्रेडिंग एट 0.5 to 8%. तो उसका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो क्लोज टू 5.3% का डिफरेंस है बिटवीन इंडियन जीसेक एंड यूएस जीसेक. तो नॉर्मली ये जो डिफरेंस होता है ना जीसेक में जो यील्ड का है, सो ये बहुत सारे लॉन्ग टर्म फ्लोज को अट्रैक्ट भी कर सकता है इमर्जिंग इकोनॉमीज में. बट नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन कि ये डिफरेंस हमेशा उतना ही डिप्रिसिएशन भी उस करेंसी में करके जाता है. एंड दैट इज नॉर्मली द डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन ऑल्सो. लाइक यूएस में इन्फ्लेशन नहीं है, इंडिया में देयर इज अ इन्फ्लेशन. ये डिफरेंस भी आपको इसी रेंज में हमेशा नजर आएगा. सो दैट्स व्हाट वाई इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद जिससे रेट बढ़ाए जाते हैं जस्ट टू किल द डिमांड. तो ये सारे जो पैरामीटर्स है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है दोस्तों. सो ये पैरामीटर्स मैं आशा करता हूं कि आपको काफी अच्छे लगे होंगे. और अगर आप एंड तक वीडियो देखने के लिए आए हो तो डेफिनेटली आप मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर हो, तो जरूर सब्सक्राइब का बटन तो क्लिक आपने किया ही होगा, बट आपके दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों. ये जितना ज़्यादा शेयर होगा ये वीडियोस उतने ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा टू मेक न्यू वीडियोस फॉर मी. सो डेफिनेटली मैं आपका सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर चाहूँगा. तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ये चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.